थोड़ा साइड में। बीते साल यानी कि 2024 हमारे सुरक्षा जवानों के लिए काफ़ी शानदार साल था, क्योंकि हमारे जवानों ने नक्सलियों के मान में घुसकर, नक्सलियों के घर में घुसकर उन्हें मार गिराया था। जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है। 6 जनवरी 2025 साल के 6 दिन ही बीते थे और इतना बड़ा आईडी ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत भी हो गई, कुल 9 कैजुअल्टी हुई है। हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एसओपी का उल्लंघन और 4 पहिया वाहन का चयन उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चूक साबित हुई। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इस क्षेत्र को हाई रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया था, फिर भी जवानों ने इस खतरे को नजरअंदाज किया। यानी कि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बीजापुर सुर्खियों में है, सुर्खियों में मुकेश चंद्राकर की हत्या की वजह से। पिछले 3-4 दिनों से इस पर लगातार बातें हो रही थी, बात होनी भी चाहिए। बस्तर की आवाज, बस्तर जंक्शन के पत्रकार, एनडीटीवी के पत्रकार, हमारे साथी सहयोगी मुकेश चंद्राकर की निशंस हत्या कर दी गई थी। इस पर लगातार बातें हो रही थी और कल दोपहर 2 बजे के आसपास एक और खबर आती है बीजापुर से ही। बीजापुर में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला होता है। नक्सलियों के बिछाए आईडी में हमारे सुरक्षा जवान घायल हो जाते हैं, 8 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। इस हमले को लेकर हर बार की तरह राजनेता बयान जारी करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन कारणों की बात कोई नहीं करता। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? इंटेलिजेंस की चूक, इसके साथ साथ उस निर्माण में, उस रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ जो एसओपी थे, जो नियमों का पालन करना था, वो नियमों का पालन हुआ कि नहीं, उन कारणों की बात करना भी ज़रूरी है। आज के हम इस वीडियो में उन्हीं विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा बीते साल यानी कि 2024 हमारे सुरक्षा जवानों के लिए काफ़ी शानदार साल था, क्योंकि हमारे जवानों ने नक्सलियों के मान में घुसकर, नक्सलियों के घर में घुसकर उन्हें मार गिराया था। ये अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था 2024 का अगर बात करें तो। लेकिन नक्सलियों ने अपनी शुरुआत कैसे की है वो आपने देखा। 6 जनवरी 2025 साल के 6 दिन ही बीते थे और इतना बड़ा आईडी ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत भी हो गई, कुल 9 कैजुअल्टी हुई है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये जो इतना बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है। तो मुझे लगता है कि माओवादियों की साजिश और सुरक्षा तंत्र की घातक चूक एक बड़ी वजह है। आज इसी पर हम आगे बात करने वाले हैं। एक और सवाल है कि ये जो त्रासदी कल आई, क्या इसे टाला जा सकता था? क्योंकि एसओपी का पालन करने के लिए जो है 9 जिंदगी, अगर शायद एसओपी का पालन करते तो 9 जिंदगी बचाई जा सकती थी। ये सवाल अब पूरे देश और प्रदेश को झकझोर कर रहे हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए घातक आईडी धमाके ने सुरक्षा तंत्र की विफलताओं और माओवादियों की सटीक रणनीति को एक बार फिर से उजागर किया। इस घटना पर मध्य भारत और छत्तीसगढ़ के लीड अखबार है द हितवाद, अंग्रेजी अखबार है, और उनकी विशेष रिपोर्ट ने खुफिया एजेंसियों के सूत्रों और गहरी पड़ताल से जो खुलासा किया है वो भी आपको जानना और समझना चाहिए। द हितवाद के न्यूज़ एडिटर मुकेश एस सिंह ने रिपोर्ट दिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट क्या दिखाई है? उन्होंने कहा है कि 8 बहादुर डीआरजी जवानों और एक सिविलियन ड्राइवर की शहादत से जुड़े इस मामले में कैसे एसओपी की अनदेखी और डीआरजी जवानों का अति आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब भी आपको समझाएंगे, अति आत्मविश्वास क्यों है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और नक्सलियों साजिश ने इस त्रासदी को जन्म दिया है।
शुरुआत करते हैं इसी से, उसके बाद हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। इस अनहोनी के पीछे एक सिलसिलेवार घटनाक्रम क्या है वो भी आपको बताते हैं। डीआरजी की क्षमता और चूक एक बड़ी वजह सामने आई है। डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ का ऐसा बल जिसमें कई पुनर्वासित माओवादी शामिल है, यानी कि जो जवान हैं इनमें कई पहले नक्सली रह चुके हैं। ये जवान माओवादी रणनीतियों और गुरिल्ला युद्ध कला की गहरी समझ रखते हैं, जिससे अपने पूर्व साथियों को मात देने में सक्षम होते आए भी हैं। 2024 में हमने सबसे ज़्यादा नक्सली मार गिराए, तो कहीं ना कहीं डीआरजी की बड़ी भूमिका रही है। 2024 में 232 माओवादियों को खत्म करने की सफलता के बाद इन जवानों में अति आत्मविश्वास आ गया था। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो, ये वही वाली बात है। इस आत्मविश्वास के कारण उन्होंने माओवादियों की गुरिल्ला रणनीति को नज़रअंदाज कर दिया, जो उनके लिए घातक साबित हुआ। यानी कि जो नक्सली गुरिल्ला युद्ध करते हैं उस रणनीति को जो है, नक्सलियों को उस रणनीति को जो है इन्होंने नज़रअंदाज किया, और इसी का नतीजा था कि उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें वो सफल रहे, नक्सली सफल रहे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी वजह है एसओपी का उल्लंघन और सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर भी बात करनी चाहिए। एसओपी के तहत जवानों को कुतरू पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल का उपयोग करना था, लेकिन उन्होंने थकावट और आराम के लिए 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया। हालांकि वो वाहन बख्तरबंद था, यानी कि सुरक्षा से लैस था, उसके बावजूद आईडी ब्लास्ट हुए। ये पहला मामला नहीं है कि बख्तरबंद वाहन आईडी ब्लास्ट हुए और वो चपेट में ना आया हो। इससे पहले भी बख्तरबंद गाड़ियाँ जो थी चपेट में आई हैं, जिसमें हमारे कई जवानों की कैजुअल्टी भी हुई है। एसओपी का उल्लंघन और 4 पहिया वाहन का चयन उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चूक साबित हुई। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इस क्षेत्र को हाई रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया था, फिर भी जवानों ने इस खतरे को नज़रअंदाज किया। यानी कि हमारी सुरक्षा इंटेलिजेंस ने पहले ही कहा था कि वो हाई रिस्क जोन है, बावजूद जवान वहाँ से गुजरे। इसके अलावा नक्सलियों की जो रणनीति है और सटीक हमला, अब आपको बताएंगे, आपको हैरानी होगी कि नक्सलियों ने जो प्लान है ये आज ही नहीं किए थे, कल ही नहीं किए थे प्लान। 50 किलो विस्फोटक को 1 साल पहले इन्होंने छिपा कर रखा था। धमाका 200-300 मीटर दूर से रिमोट के जरिए अंजाम दिया गया और वाहन के केंद्रीय धुरी यानी कि सेंट्रल एक्सिस को निशाना बनाया गया। जो मेन था, गाड़ी जैसे ही बीच में पहुंची उसके बाद विस्फोट किया गया। स्थानीय जन मिलिशिया ने माओवादियों के जवानों की गतिविधियों को सटीक जानकारी दी। स्थानीय जन मिलिशिया यानी कि जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, जो लोकल इनपुट जिनसे नक्सली प्रोवाइड लेते हैं, उन्हें जन मिलिशिया कहा जाता है। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ये पॉइंट दिया कि जवान वहाँ से गुजर रहे हैं, उस इलाके से गुजर रहे हैं, उसके बाद नक्सलियों ने उसे अंजाम दे दिया, जिसे साल भर पहले इन्होंने बिछा कर रखे थे। एक और बड़ी वजह है पीएमजीएसवाई सड़क और पुलिया में भ्रष्टाचार। वही पुलिया, वही सड़क जिसको लेकर मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी गई, जिस ठेकेदार ने। आज फिर से एक और बार सड़क निर्माण पर भी बातें होनी चाहिए। यह धमाका पीएमजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क की पुलिया के नीचे हुआ है। सड़क और पुलिया का निर्माण घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी के साथ किया गया था। पुलिया की कमजोरी संरचना ने इस माओवादियों के लिए विस्फोटक छिपाने के लिए शानदार स्थान बना। यानी कि अब सोचिए कि नक्सलियों को मौका मिल गया कि अपना विस्फोटक वो कहाँ छिपाए। कमज़ोर संरचना थी, यानी कि उसे निर्माण किया गया था। और जो क्षेत्र है वो इंद्रावती नदी और इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच स्थित है, जहां माओवादियों का गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखा गया और इसीलिए हमारे 8 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर की मौत हो गई। दहशतवाद के टेरर एनालिसिस ने यह निष्कर्ष निकलता है कि दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी करना होगा और हर हाल में इस दुखद घटना ने बहुत सारे प्रश्नों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जैसे डीआरजी के जवानों को एसओपी का पालन कराने में विफल कैसे रहा। इसके अलावा पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनी सड़क और पुलिया की गुणवत्ता और निगरानी के लिए किसे जवाबदार ठहराया जाए, उन्होंने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया। इसके अलावा माओवादी रणनीतियों से बचाव के लिए स्थानीय खुफिया नेटवर्क और आधुनिक तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कार्रवाई की मांग उठ रही है जनता की तरफ से। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर रेंज पुलिस के सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के दायरे में लेना चाहिए। एसओपी के उल्लंघन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और स्टाफ की जवाबदारी तय की जानी चाहिए और पीएमजीएसवाई योजना में भ्रष्टाचार के लिए ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों पर
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा बलों का मनोबल बनाए रखने और भविष्य में हमलों से बचने के लिए तत्काल सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और आखिरी में यक्ष प्रश्न जो खड़ा रहता है, जो ऊठ रहा है, वो भी आपको जानना चाहिए। क्या यह हमला माओवादियों के लिए घातक अध्याय की शुरुआत है? एक बड़ा सवाल है। साल का पहला हफ्ता है, 6 दिन हुए थे और इस बीच नक्सलियों ने 2 साल के भीतर में और इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दिया है। यदि इस त्रासदी को एक खाता खोलने वाले हमले के रूप में देखा जाए तो यह माओवादियों को और अधिक दुस्साहस हमलों के लिए प्रेरित करता है और सरकार और पुलिस प्रशासन को इस घटना से सबक लेकर तुरंत सख्त निर्णय लेने होंगे, जिसमें पुलिस विभाग के शीर्ष नेतृत्व ने से जमीनी स्तर पर नक्सलियों से मोर्चा लेने वाले अधिकारियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे हमलों को और रोका जा सके और जवानों की शहादत व्यर्थ न जाए। ये चीज़ें थी और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ डेटा मैं आप सबके सामने पेश करने वाला हूं। 2024 का भी डेटा दिखाएंगे कि हमारे जवानों ने किस तरह से नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमला किया, उन्हें मार गिराया, वो डेटा भी बताएंगे। लेकिन रिकॉल भी करते हैं कि नक्सली हमले में हमारे कितने जवानों की शहादत गई है, वो तारीख कौन कौन सी है, वो घटना कौन कौन सी है, पहले उसी पर बात कर लेते हैं। 20 जून 2009 सीआरपीएफ के 11 जवान बीजापुर में शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010 में ताड़मेटला घटना को सुकमा जिले में 76 जवान शहीद हुए थे। ये ताड़मेटला घटना मुझे लगता है कि इसे देश की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा सकता है। 17 मई 2010 में दंतेवाड़ा में 36 आम नागरिक और स्पेशल टीम के 12 जवान शहीद हुए थे। 29 जून 2010 को नारायणपुर में सीआरपीएफ के 27 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 में बस्तर जिले के झीरम घाटी में 31 नेताओं, जवानों, आम लोगों की हत्या नक्सलियों ने की थी। 11 मार्च 2017 में नक्सलियों के एम्बुश में फंसे 12 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 में सुकमा में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। 13 मार्च 2018 में सुकमा में आईडी विस्फोट से सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए थे। 22 मार्च 2020 में नक्सलियों के एम्बुश में फंसे 17 जवान शहीद हुए थे। 3 अप्रैल 2021 में बीजापुर में नक्सलियों के एम्बुश में फंसे 23 जवान शहीद हुए थे और 6 जनवरी 2025 हमारे 8 जवान शहीद हुए और एक ड्राइवर की मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि 2024 का डेटा, पिछले साल हमारे जवानों ने किस तरह से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका कहीं ना कहीं आप कायराना हरकत इस साल के इस बड़े हादसे से, इस बड़े हमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको बताते हैं पुलिस नक्सली मुठभेड़ की वो बड़ी घटना जिसमें हमारे जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। जनवरी से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ हुए और इसमें 42 नक्सली मारे गए। वहीं 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में 13 नक्सलियों को मारा गया। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली ढेर हुआ। 15 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सलियों को मारा गया। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 23 मई को अबुझमाड़ के रोकावाया में 8 नक्सलियों को मारा गया था और 8 जून को अबुझमाड़ के आमदई एरिया में 6 नक्सलियों को मारा गया। इसी प्रकार 10 मई को बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए। 15 जून को अबुझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुआ, जिसमें 12 नक्सली मारे गए और 18 जुलाई को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुआ, इसमें महिला नक्सली ढेर हुई। वहीं 20 जुलाई को सुकमा के जगरगुंडा इलाके में एक मुठभेड़ हुआ, जिसमें 1 नक्सली मारा गया। 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर में मुठभेड़, 3 महिला नक्सली ढेर हुए। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली ढेर हुए। 13 घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी और 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो ये वो डेटा है, ये वो जरूरी सवाल थे जिस पर बातें होनी जरूरी थी। इसके अलावा इस नक्सली हमले को लेकर एक और डेटा, मैं एक और जानकारी आपको बता दूं जो आपके लिए जानना जरूरी था। जो ड्राइवर है तुलेश्वर राणा, उसके बारे में आपको बता दूं, उसके पिता को ये मालूम नहीं था कि बेटा जो है पुलिस लाइन में गाड़ी चला रहा है। और शाम को कल जब हादसा हुआ, कल नक्सली हमला हुआ, उसके बाद शाम को उसके पिता को इसके बारे में जानकारी मिली। तो ये थे नक्सली हमले को लेकर जरूरी बातें जो आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा वो सवाल भी उठाने जरूरी थे जो सवाल आने वाले दिनों में जिस पर सुधार होने की सख्त जरूरत है। हालांकि आज दंतेवाड़ा में इन शहीद जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा,
आला अधिकारी, सभी लोग दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं, जहां पे इन्होंने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था के निर्देश सीएम विष्णु देसाई ने दिए हैं। बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। नक्सलियों ने जिस प्रकार से ये कायराना हरकत की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे जवान जो इस घटना में शहीद हुए हैं, अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं, देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए, तो आज न केवल आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और इसलिए समय समय पर बौखलाहट में इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। पर वो दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा।